वेलकम टू बिहार मैटर्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी इस सीरीज यानी बिहार ज्योग्राफी के लेक्चर 5 में प्रवेश कर रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक है द डायनामिक जियोमोर्फोलॉजी एंड रिवराइन इवोल्यूशन ऑफ बिहार, यानी बिहार का स्थलाकृतिक विकास और उसका नदी तंत्र। हाँ, और जो भी छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये विस्तृत चर्चा या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एकदम सही कहा आपने। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि बिहार सिर्फ एक स्थिर जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग जियोमॉर्फिक लैंडस्केप है। मतलब एक ऐसा परिदृश्य जो लगातार विकसित हो रहा है ना। जी बिल्कुल। ये पूरा का पूरा मैदान एक विशाल जलोढ़ी प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में अलूवियल सिस्टम कहते हैं, उसका हिस्सा है, जिसे नदियों ने खुद बनाया है। जब मैं इस टॉपिक के नोट्स पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आमतौर पर हम जब कोई नक्शा देखते हैं तो वो हमें एक मेडिकल एक्सरे जैसा लगता है। अच्छा, एक्सरे कैसे? मेरा मतलब है कि जैसे एक्सरे में हड्डियां एक जगह फिक्स्ड होती है ना, वैसे ही नक्शे में पहाड़ और नदियां हमें एक ही जगह पर जमी हुई लगती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है भूगोल को लेकर। बिल्कुल। लेकिन जरा विजुअलाइज कीजिए कि आप एक एक्सरे देख रहे हैं और अचानक वो हड्डियां अपनी जगह बदलने लगे। वो तो काफी डरावना दृश्य होगा। है ना? नदियां रातों रात अपना रास्ता 100 किलोमीटर खिसका लें, जमीन हर साल ऊपर उठने लगे, मतलब पूरा परिदृश्य एक जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहा हो। आज के नोट्स कुछ ऐसा ही नजारा पेश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके भूवैज्ञानिक इतिहास को समझना होगा, यानी जियोलॉजिकल फाउंडेशन को। हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? नोट्स में तो इंडो गैंजेटिक फोरलैंड बेसिन का जिक्र है। बिल्कुल, इंडो गैंजेटिक फोरलैंड बेसिन। देखिए, लाखों साल पहले आज जहां बिहार है, वहां जमीन का कोई वजूद ही नहीं था। तो फिर वहां क्या था? मैंने जब इसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा दृश्य बना। कैसा दृश्य? क्या हम इस फोरलैंड बेसिन के निर्माण की तुलना दो बहुत ही विशाल मालगाड़ियों की टक्कर से कर सकते हैं, जो बहुत धीमी लेकिन भयानक टक्कर हो? हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। एक तरफ से यूरेशियन प्लेट और दूसरी तरफ से इंडियन प्लेट आ रही हैं और वो दोनों आपस में टकरा गईं। बिल्कुल। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छात्रों को ये ध्यान रखना है कि ये टक्कर एक पल की घटना नहीं थी। ये प्रोसेस 3 चरणों में हुआ। अच्छा, वो 3 चरण कौन से हैं? पहला तो वही जो आपने बताया, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी तो अत्यधिक दबाव से मलबा ऊपर उठा और उसी मलबे से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, राइट? एकदम सही। ये दूसरा चरण था। अब जब हिमालय जैसा विशाल पहाड़ ऊपर उठा तो उसके भारी वजन के कारण उसके ठीक दक्षिण की जमीन दबाव में आकर नीचे धंस गई। ओहो, मतलब पहाड़ उठने से उसके बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। जी। और भूविज्ञान या जियोलॉजी में इसी विशाल खाई को 4 डीप बेसिन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्र इसे 4 डीप बेसिन के नाम से याद रखें। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज का जो हमारा उत्तर भारत और बिहार है, वो असल में इसी मीलों गहरी खाई के ऊपर बसा हुआ है? बिल्कुल। अब यहां से तीसरा चरण शुरू होता है। लाखों वर्षों तक हिमालय की नदियों ने इस खाई को भरने का काम किया। नदियां, मतलब हिमालय से पिघलने वाले ग्लेशियर और बारिश का पानी जो नीचे आता था। हाँ, नदियां अपने साथ पहाड़ों को काट काट कर भारी मात्रा में सेडिमेंट्स यानी अवसाद लाती रहीं। और इस मलबे में क्या क्या होता था? बड़े पत्थर भी होते होंगे? बिल्कुल। तलहटी में बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें ग्रेवल कहते हैं, वो जमा हुए। और उसके बाद जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ीं, उन्होंने सैंड यानी बालू, सिल्ट यानी गाद और सबसे बारीक क्ले यानी मिट्टी जमा करनी शुरू की। अच्छा, तो लाखों सालों तक यही बालू और मिट्टी उस विशाल गड्ढे में परत दर परत जमा होती रही। जी। और इसीलिए हम निष्कर्ष के तौर पर कहते हैं कि बिहार मूल रूप से एक रिवर कंस्ट्रक्टेड लैंडस्केप है, यानी नदियों द्वारा निर्मित परिदृश्य। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। मतलब आज हम बिहार में जिस जमीन पर चलते हैं या खेती करते हैं, वो जमीन असल में हिमालय से कटकर आया हुआ मलबा है। बिल्कुल। जमीन का हर एक कण किसी न किसी नदी ने हिमालय से ढोकर यहाँ बिछाया है। अब यहाँ से हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, हिमालयी नदियों की भूमिका, मतलब उनका अपर्दन और निक्षेपण। जी। इरोजन वर्सेस डेपोजिशन,
ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मेरा एक सवाल है हम देखते हैं कि कोसी, गंडक, बागमती और कमला बलान जैसी नदियां बहुत ज्यादा आक्रामक है। हाँ, वो काफी उग्र मानी जाती हैं। तो भू-आकृतिक या जियोमॉर्फोलॉजिकली ये नदियां इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हैं? नदियां तो दक्षिण भारत में भी है ना? देखिए, इसका सीधा संबंध इस बात से है कि हिमालय पहाड़ कैसा है। हिमालय दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ नहीं हैं। ये यंग यानी युवा पहाड़ हैं। अच्छा, युवा होने का मतलब है कि ये अभी भी बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये अत्यधिक क्षरणशील यानी हाईली इरोडेबल हैं और विवर्तलिक रूप से सक्रिय यानी टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। प्लेटें अभी भी खिसक रही हैं। तो जहां हलचल ज्यादा होगी, वहां जाहिर है कि चट्टानें कमजोर होंगी, अपक्षय या वेदरिंग ज्यादा होगी। एकदम सही। और इसीलिए ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जहां ढलान बहुत तेज होती है, नदियां भारी अपर्दन या इरोजन करती हैं। पानी का वेग इतना ज्यादा होता है कि वो सब कुछ काट देता है। लेकिन जैसे ही ये बेतहाशा दौड़ता हुआ पानी बिहार के मैदानी इलाकों में आता है, तो एकदम से क्या होता है? यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैदानी इलाकों में आते ही जमीन का ढलान यानी स्लोप एकदम कम हो जाता है। मैं इसे ऐसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि कोई बहुत सारा सामान उठाकर ढलान से नीचे दौड़ रहा हो और अचानक समतल फर्श आ जाए। हाँ, तो वो इंसान क्या करेगा? उसकी गति कम हो जाएगी और वो सारा भारी सामान वहीं जमीन पे गिरा देगा। और नदियों के केस में इसी भारी सामान को गिराने को निक्षेपण या डेपोजिशन कहते हैं। बिल्कुल, पानी का वेग यानी वेलोसिटी कम होने के कारण नदी अपना सारा अवसाद या सेडिमेंट्स मैदानों में बिछाने लगती है। और इसी रोजाना होने वाले निक्षेपण के कारण बिहार के वो विशिष्ट बाढ़ के मैदान और स्थलाकृतियां बनती हैं, राइट? जी, जिन्हें हम फ्लड प्लेन एवोल्यूशन एंड लैंडफॉर्म्स कहते हैं। यहाँ मैं चाहूंगी कि आप छात्रों की स्पष्टता के लिए उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के मैदानों के बीच का जो अंतर है ना, वो थोड़ा साफ करें। श्योर। देखिए, उत्तरी बिहार को एक्टिव फ्लड प्लेन कहा जाता है और दक्षिणी बिहार को मैच्योर फ्लड प्लेन कहा जाता है। एक्टिव का मतलब क्या यहाँ ये है कि यहाँ मिट्टी गिराने की प्रक्रिया आज भी चल रही है? एकदम सही। उत्तरी बिहार की नदियां हिमालय से सीधे आती हैं। वे आज भी भारी अवसाद ला रही हैं, हर साल नई मिट्टी बिछा रही हैं, इसलिए ये एक्टिव हैं। और दक्षिणी बिहार के मैदान फिर परिपक्व या मैच्योर कैसे हुए? क्योंकि वहां की नदियां जैसे सोन या पुनपुन प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। वहां अवसाद कम है और भूगोलिक हलचल भी स्थिर है, इसलिए वो मैच्योर फ्लड प्लेन है। समझ गए। अब इन नदियों द्वारा बनाई गई आकृतियों की बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी बहुत काम की हैं। सबसे पहले नेचुरल लीवीज क्या होते हैं? नेचुरल लीवीज या प्राकृतिक तटबंध, ये नदी के किनारों पर बनी एक प्राकृतिक दीवार होती है। मतलब नदी खुद अपने लिए दीवार बनाती है? कैसे? जब नदी में बाढ़ आती है और पानी किनारों से बाहर फैलता है, तो पानी की गति किनारों पर सबसे कम होती है। अच्छा, तो जो सबसे भारी मिट्टी और बालू है वो किनारों पर ही गिर जाता है। बिल्कुल। और जब ऐसा हजारों बार होता है, तो किनारों पर मलबा जमा होते होते एक दीवार बन जाती है। इसे ही नेचुरल लेवी कहते हैं। क्या बात है। और नोट्स में एक और आकृति है, ऑक्सबो लेक्स, जिसे हिंदी में गोखुर झील कहते हैं। ये कैसे बनती है? मैदानी इलाकों में नदियां सीधी नहीं चलती, वे सांप की तरह बल खाती हुई चलती हैं, जिन्हें मियांडर्स कहते हैं। हाँ, घुमावदार रास्ते। तो होता क्या है कि घुमाव के बाहरी हिस्से में पानी जमीन को काटता है और भीतरी हिस्से में बालू जमा करता है। समय के साथ ये घुमाव एक बड़े लूप का आकार ले लेता है। और जब भयंकर बाढ़ आती है तो पानी उस पूरे घुमावदार रास्ते पर जाने के बजाय उसके वो सीधे रास्ते से निकल जाता है, उस लूप को काटकर। तो नदी का वो पुराना घुमावदार हिस्सा मुख्य धारा से अलग थलग बढ़ जाता है। बिल्कुल। और वही पानी से भरा हुआ अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार का हिस्सा ऑक्सबो लेक कहलाता है। और वो पानी जो बाढ़ के दौरान इन झीलों के अलावा दूर दूर तक निचले इलाकों में फैल जाता है, उन्हें शायद चौर्स कहते हैं। जी, चौर। ये मौसमी जल भराव वाले गर्त हैं। और ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स हैं। मतलब ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये अतिरिक्त पानी को स्पंज की तरह सोखते हैं, मत्स्य पालन के लिए अच्छे हैं और भूजल रिचार्ज करते हैं। एक आखिरी स्थलाकृति है, सैंड बार्स, बालू की टीले। हाँ, जब नदी में बालू का भार उसकी ढोने की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो नदी बालू को अपने ही बीच में गिराने लगती है और वो टीले पानी के ऊपर आ जाते हैं। और यही बात हमें नदी के सबसे खतरनाक बर्ताव की तरफ ले जाती है, नदी प्रवासन या रिवर माइग्रेशन। जी,
नदियां हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती हैं। मैंने नोट्स में एक आंकड़ा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। कोसी नदी ने पिछले 250 सालों में अपना मार्ग 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसकाया है। क्या इसका मतलब सिर्फ रास्ता बदलना है या कुछ और? आम रास्ता बदलना अलग है, वो बहुत धीरे होता है, लेकिन एवल्यूशन का मतलब है नदी का अचानक और हिंसक तरीके से अपना पुराना रास्ता छोड़कर एकदम नया रास्ता पकड़ लेना। जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी छोड़कर अचानक किसी दूसरी पटरी पर दौड़ने लगे। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। इसी वजह से कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। पर सवाल यह है कि नदी ऐसा अचानक क्यों करती है? क्या इसका खुद का रास्ता ब्लॉक हो जाता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जो आपने कहा, सेडिमेंट ओवरलोड, नदी का तल बालू से भर जाता है। और दूसरा कारण? दूसरा है समतल स्थलाकृति या फ्लैट टोपोग्राफी। मैदान इतना सपाट है कि पानी को जहां हल्की सी भी ढलान मिलती है वो उधर ही निकल जाता है। और तीसरा कारण शायद हमारी मानसूनी बाढ़ होगी। अचानक पानी बढ़ने से वो रुके हुए रास्ते से संघर्ष करने के बजाय कमजोर किनारों को तोड़ देता है। एकदम। और जब ये सब होता है तो एक नई अवधारणा बनती है जिसे ब्रेडेड रिवर सिस्टम्स या गुम्फित नदियां कहते हैं। गुम्फित नदियां मतलब जहां नदी एक ही धारा में नहीं बह पाती। हाँ, नदी के बीच में इतने ज्यादा सैंड बार्स बन जाते हैं कि नदी कई छोटी छोटी आपस में उलझी हुई धाराओं में बट जाती है, यानी मल्टीपल चैनल्स में। जैसे किसी ने बालों की चोटी गूंथ दी हो। अब मैं इसे विजुलाइज कर पा रहा हूँ। जी, अब इसी से जुड़ा है हमारा अगला सेक्शन, बाढ़, एग्रेडेशन और मानवीय हस्तक्षेप। राइट। देखिए, हम हमेशा बाढ़ को एक आपदा के रूप में देखते हैं, उजड़े हुए घर, तबाह फसलें, लेकिन क्या अकादमिक नजरिया कुछ और भी कहता है? बिल्कुल। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना होगा। बाढ़ का दोहरा प्रभाव होता है। इसके कुछ कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स भी हैं। रचनात्मक प्रभाव जैसे कि बाढ़ ही हर साल पुरानी मिट्टी पर हिमालय से लाई गई नई और उपजाऊ मिट्टी की परत बिछाती है। उत्तरी बिहार की कृषि इसी पर टिकी है। और शायद भूजल पुनर्भरण या ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी इसी से होता है। हाँ, कांवर झील और कुशेश्वर स्थान जैसे विशाल वेटलैंड्स इसी बाढ़ और नदियों के रास्ता बदलने का नतीजा है। लेकिन इसके विनाशकारी प्रभावों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही डरावनी चुनौती का जिक्र है, एग्रेडेशन। एग्रेडेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एग्रेडेशन का मतलब क्या नदी तल या रिवर बेड का ऊपर उठ जाना है? बिल्कुल। अवसादों के लगातार जमा होने के कारण नदी का तल साल दर साल ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब कई जगहों पर नदी का स्तर आसपास के गांवों की जमीन से भी ऊंचा हो गया होगा। हाँ, ऐसा सचमुच हो रहा है। ओह, तो ऐसे में हमने जो किनारों पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के तटबंध या एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, उन पर तो पानी का भयंकर दबाव पड़ता होगा। और जब वो तटबंध कमजोर होकर टूटते हैं तो पानी भयानक ऊंचाई से नीचे गिरता है। तबाही कई गुना बढ़ जाती है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने जमीन के ऊपर एक स्विमिंग पूल बना दिया हो और वो भरते ही जा रहा है। बिल्कुल सही। और यहाँ हमें ये मानना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन या मानवीय हस्तक्षेप ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को एक आपदा बना दिया है। मानवीय हस्तक्षेप में क्या क्या आता है? जैसे नदियों को तटबंधों में कैद करना, अनियंत्रित बालू खनन या सैंड माइनिंग करना। और अर्बनाइजेशन या शहरीकरण भी। हाँ, शहरीकरण ने पानी की निकासी के प्राकृतिक रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण अपरदन और ज्यादा बढ़ गया है। और इन सब पर अगर हम क्लाइमेट चेंज का तड़का लगा दें तो स्थिति और भयावह हो जाती है। अचानक होने वाली अत्यधिक वर्षा या एक्सट्रीम रेनफॉल पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। तो मतलब जो बदलाव पहले हजारों सालों में होते थे वो अब कुछ ही दशकों में दिखने लगे हैं। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी चर्चा, इस पूरी डीप डाइव को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? एग्जाम के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि बिहार केवल एक स्थिर मैदान या स्टैटिक प्लेन नहीं है। यह एक निरंतर विकसित होने वाली भू आकृतिक प्रणाली है। यह एक जीवित तंत्र है जो भारी अवसादों, बाढ़ और हलचलों के कारण रोज बदल रहा है। और जो भी छात्र अपनी तैयारी पक्की करना चाहते हैं वो आज की इस उन्नत शब्दावली जैसे अवल्शन, एग्रेडेशन, ब्रेडेड रिवर और फ्लड प्लेन, इनका अच्छे से रिवीजन जरूर करें। जी, क्योंकि ये मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगली क्लास में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हम इंसान
अपनी इंजीनियरिंग से इन विशाल नदियों को कंक्रीट के तटबंधों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी कोई भी दीवार उस भूवैज्ञानिक ताकत को रोक पाएगी जिसकी करोड़ों सालों की फितरत ही अपना रास्ता बदलना यानी अवल्शन है? बहुत गहरा सवाल है ना? क्या भविष्य में हमारी इंजीनियरिंग जीतेगी या हिमालय का ये मलबा अपना रास्ता खुद तय करेगा? इस पे जरूर सोचिएगा, जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। धन्यवाद। बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।